हे गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है टारगेट 95 प्लस। तो सर इसमें ऐसा क्या है कि हम सीधे 95 प्लस ला सकते हैं? सर बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है, जो चाह सकता है वो ला भी सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, इससे आप पहले तो क्या बनोगे, इससे आप बनोगे प्रो लर्नर। दो मतलब है इसके। एक तो ये है कि आप जो आपका रेगुलर एकेडमिक चल रहा है उससे थोड़ा सा एडवांस आगे पढ़ सकते हो आप। ठीक है, और दूसरी चीज ये है, मतलब हमने बेसिकली अपने क्लास से पहले कर लिया ये सब चीजें। और दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको ये एक बेहतर ढंग से सीखोगे। मतलब अब तक जो हमने चैप्टर्स, ऑब्वियसली फुल चैप्टर्स बने हुए हैं, पर इसमें क्या आपको खास मिलेगा, आपको ये चीज बहुत फोकस्ड और बहुत कॉन्सेंट्रेट, मतलब अलग तरीके से आप थोड़ा सा यहाँ पर सीखोगे। बेसिकली मैं आपको जहां पर जो चीज बतानी है वैसे ही एकदम फ्लो में चलेगा, बस आप देखते जाओ। शुरू करते हैं और आप जरूर बताना एट द एंड, या कहीं भी बीच में आपको लगे कि हाँ सर बढ़िया कंटेंट है तो कमेंट में बता देना। और कोई सजेशन हो, कोई कंप्लेंट हो, कोई भी चीज हो तो बता सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी कहानी इस साल की विथ अ न्यू नेम, दैट इज टारगेट 95 प्लस एंड विथ अ बिगर एम। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस। यहां पर यस, अब ये क्या है सर? ये हमारा पूरा बायोडेटा है, पूरा प्रोफाइल है। आप देख सकते हो यहां पर हमारे टेलीग्राम के ग्रुप है। ठीक है, ये देख सकते हो, एड्यू मंत्रा क्लब। एंड देन वी आर ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब लिंक देख लो, वहां पर जाके आप जुड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा एक लर्निंग ऐप भी है, एड्यू मंत्रा लर्निंग ऐप। आप सर्च करोगे, फिलहाल वो अवेलेबल है प्ले स्टोर के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें काफ़ी चीज़ें अलॉन्ग विथ नोट्स और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। फ्री कंटेंट भी है, देख सकते हो जाके। और क्या है सर? और हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है sanjeevsir.com। काफ़ी बच्चे ऑलरेडी भारी मात्रा में वहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा होता है सर, है ना? चैप्टर तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या हो रहा है यहाँ पर? आपको वीडियो बुक तो पूरी मिल ही जाएगी। ठीक है, जो भी चीजें हैं यहाँ पर वो सब वीडियो बुक के फॉर्म में आपको मिलेंगी। ठीक है, एडिशनल वहां पर हम लाइव डाउट सेशंस लेते हैं। बेसिकली डाउट सेशंस नहीं है, वो पूरे लेक्चर्स है। ठीक है, मतलब अब जो लाइव का जो नया बैच सुपर लाइव चालू हुआ है वहां पर, उसमें आपको लाइव हम वहां पर पढ़ाते हैं। और मतलब काफी वो पर्सनलाइज वे में होता है, बच्चों का आपस में हमारा इंटरेक्शन होता है, वो चीजें रहती हैं। ठीक है, along with that we have live quizzes, mock test। ठीक है, और भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ नई चीजें आई हैं वहां पर, ऐड हुई है जो यहां पर नहीं मेंशन किया गया। सो वी हैव बेस्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है आपको जो वहां मिल जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम टाइम सपोर्ट, जो आपके एग्जाम के टाइम पे सपोर्ट मिलता है। अदर देन दिस, अब वहां पर जो ये एक डाउट सेशन शुरू किया गया है, ठीक है, जिसमें आपको मतलब आपको टाइम अलॉट किया जाता है उस पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आपको टाइम अलॉट किया जाता है। आपको जितने डाउट्स पूछने आप पूछ सकते हो, और उसको, ठीक है, हमारी जो स्पेशल टीम है उसको सॉल्व करती है। तो ये सब चीजें जो है वो भी ऐड हुई है, तो जरूर वहां पर जाके आप sanjeevsir.com डालोगे तो आपको नंबर जो है वो वहां पर दिख जाएगा, उस पर कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है, तो गाइज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सर चैप्टर तो फिजिकल केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले से, राइट? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। पढ़ा है सर, ये चीज पढ़ी है हमने, है ना? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो कौन से चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं? फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी ऐसा चेंज जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कौन सा चेंज होता है सर ऐसा? एग्जांपल देखो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स जब मेल्ट हो रहा है तो बस वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ वहां पे, फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है बस वहां पर, है ना? सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सब क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। ओके, देन डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, जब हम शक्कर को पानी में मिला रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो रहा है सर? और क्या हो रहा है यहां पर? स्पंज अब्सॉर्बिंग वाटर, स्पंज जो है वाटर अब्सॉर्ब कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। और क्या है सर? चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, अपन भाजी को काट रहे हैं, दैट इज अ फिजिकल चेंज, रिएक्शन थोड़ी हो रहा है। आगे बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगेन दैट इज अ फिजिकल चेंज। ओके, वाटर बॉईल हो रहा है, कोई चीज मेल्ट हो रही है, फिजिकल चेंज है।
ओके अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। कौन से चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं सर? कौन से चेंज को केमिकल चेंज बोलते हैं? केमिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व, सॉरी डू इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज वो होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है। क्या यार इसमें कौन सी बड़ी बात थी? एग्जाम्पल देखो ना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। सर फर्मेंटेशन पता है आपको? अच्छा, जो अल्कोहल्स बनते हैं वो फर्मेंटेशन से बनते हैं, मतलब समझ सकते हो आप। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है ना। शुगर से अल्कोहल बन रहा है, कार्ब से अल्कोहल बन रहा है, फर्मेंटेशन प्रोसेस। अच्छा, रेस्पिरेशन भी एक केमिकल चेंज है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग अ केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन में क्या होता है सर? मैं आपको उसका रिएक्शन जो उसमें इन्वॉल्व है वो मैं आपको बता देता हूं। सो इन रेस्पिरेशन व्हाट हैपेंस इज, यहां पर इधर लिख दूं, हम जो खाना खाते हैं C6H12O6 एज अ न्यूट्रिएंट, जो हमने खाना खाया, अब रेस्पिरेशन में उससे एनर्जी निकालते हैं। बट कैसे? अगर हम नॉर्मली जो अपने अंदर रेस्पिरेशन होता है उसकी बात करते हैं, तो हम जो सांस लेते हैं उससे जो ऑक्सीजन मिलता है वो उस खाने को ब्रेक करता है, और ये CO2 H2O और साथ में एनर्जी निकलती है। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर रिएक्शन इन्वॉल्व है उसके अंदर, रेस्पिरेशन वाला। सिर्फ सांस लेने को रेस्पिरेशन नहीं कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि सर फोटोसिंथेसिस भी केमिकल चेंज होगा। बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। सो ऑब्वियसली दैट इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है ना वहां पर भी। आगे और क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, डाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो भी, उसके अंदर भी एंजाइम्स बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करते हैं, है ना। तो वो सब भी क्या है? केमिकल चेंज है सर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, ये अपन लाइफ प्रोसेस में इसको हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं ये बर्निंग ऑफ पेपर। किसी चीज को जब तुम जलाते हो ना, तो वो क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लो कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन। कोई भी चीज को हम बर्न करते हैं तो वो मतलब बेसिकली क्या करता है? वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ये याद रखना। जैसे कि CH4 क्या है? मीथेन। प्लस को बर्न करेंगे तो अपने आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा टू गिव CO2 एंड H2O एंड हीट। तो ये सब रिएक्शन इन्वॉल्व है। और क्या सर? राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना, पेड़ों पर जो फलों का पकना है वो सब क्या है? वो सब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है उसके अंदर। अच्छा सर, बढ़िया है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे देखिए ना। वेरियस थिंग्स हैपन इन अ केमिकल चेंज। क्या बताया जा रहा है सर? ओ हो, देखो यहां पर कलर चेंज हो रहा है, देख सकते हो? कुछ तो हुआ ना, मतलब क्या था वो? क्या था? ट्रांसपेरेंट था। उसके बाद में देखो कलर चेंज होते जा रहा है। देखो ट्रांसपेरेंट है, अभी देखो पिंक कलर हो गया, अब देखो कलर चेंज। तो ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है इसमें। ऐसे ही थोड़ी होगा सर। आगे देखो, ये क्या है? अरे बाप रे, ये तो अपन दिवाली में जो सांप जलाते थे, अब शायद ये नहीं मिलता, ठीक है। जो सांप जलाते हैं, टिकली वाला पूरा ऐसे निकलता है, बट ये जो है दैट इज अ केमिकल, है ना, वो भी केमिकल रिएक्शन ही होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है ये। आगे ये देखो, ये फोम निकल रहा है, पता नहीं क्या डाला, फोम निकल रहा है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। इसको अपने मेरे ख्याल से ये एक और भी बड़े फॉर्म में इसका एक वीडियो आया है, आप वो देख सकते हो। आगे ओके, देखो यहां पर भी कुछ रिएक्शन हो गए, यहां भी कलर चेंज हो रहा है। मतलब केमिकल प्रोसेस में क्या होता है समझ में आ रहा है हमको, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं सर। ये तो लगभग ऐसा ही है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस में देखो क्या क्या हो सकता है। ओ हो, टेस्ट ट्यूब में देखो क्या हाल है, क्या मिलाया गया, पूरा फ्यूम निकल रहा है, हीट निकल रहा है। सो दैट इज अ केमिकल चेंज। और क्या है सर? देखो यहां पर भी कलर चेंज, जबरदस्त, कितना प्यारा है ये, है ना। तो ये सब क्या है? केमिकल चेंज है सर। केमिकल प्रोसेस में, केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, चाहे वो कलर चेंज हो, एवोल्यूशन ऑफ हीट हो, बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, और यहां पे हम शुरू कर देते हैं विथ व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, है ना। अब अपना चैप्टर का एग्जैक्ट जो है रिएक्शन और इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। मतलब कोई एक केमिकल दूसरे केमिकल से आपस में इंटरैक्ट कर रहा है और कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है ना। जैसे कि सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स। केमिकल्स आपस में इंटरैक्ट करके कुछ नए केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, वाटर फॉर्म हुआ, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ या कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ, है ना। सो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, इंटरैक्शन ऑफ केमिकल्स, बेसिकली केमिकल्स का आपस में इंटरैक्ट होना। सही है गलत है? नहीं, झूठ बोल रहा हूं मैं, झूठ बोल रहा हूं, आप बोल दो मैं झूठ बोल रहा हूं।
सच बोल रहा हूं भाई, झूठ नहीं बोलता मैं। आगे देखो क्या दिया है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। देखो मैं सच बोल रहा था, देखो यहाँ प्रमाण मिल गया आपको। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वाटर फॉर्म करता है ना। जैसे कि देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको पता है H2 फॉर्म में होता है, तो ये मान लो H है, ये H है, तो H2 हो गया ना डायटोमिक। ये भी अपना H2 है, और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, O2 से रिएक्ट कर रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है देखो। सो ये फॉर्म हो रहा है, ये अपना O है, ये और ये H2O, और यहाँ भी देखो ये भी H2O। सो बेसिकली क्यों ये दो एक का क्या कहानी है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन 9 में उसमें देखा है। बट ठीक है, फिलहाल इतना याद रखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, वाटर, है ना। दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, इंटरैक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, टू फॉर्म न्यू केमिकल्स। ओके, आगे व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। अगर रिएक्शन ये है तो इक्वेशन क्या है। अब देखो इसी को थोड़ा इज्जत में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी को सिंबल्स में लिख के और थोड़ा और सिस्टमैटिक और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, मैथमेटिकली जो उसको लिखते हैं फॉर्मूलाज, केमिकल फॉर्मूलाज यूज करके, उसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। देख लो, सिंबॉलिक या फिर सिंबॉलिक कहो या तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यू कैन ऑल्सो कॉल इट, ज्यादा स्पेसिफिक जाओगे तो इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जा सकता है। सो द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, सॉरी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल्स, है ना। उसमें होता क्या है, फॉर्मूला और सिंबल्स का यूज किया जाता है। किसी रिएक्शन को, सिंपल है, किसी रिएक्शन को मैथमेटिकली लिखना, जैसे यहां पर किसी को हम लिख सकते हैं ना, देखो यहां पर किसी को हम क्या लिख सकते हैं, H2 reacting with O2 to give H2O। सर क्या फायदा है इसके लिखने का, ऐसे लिखने का, इसका एडवांटेज क्या है। देखो अगर आप जब ये दिख रही है, आपको दिख रहा है हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, इससे हमको बस इतना ही पता लग रहा है कि हाँ क्या रिएक्ट किया, क्या फॉर्म हुआ। जबकि जब ये देखते हो तो इसमें आपको पता लगता है कि हाइड्रोजन H2 फॉर्म में रिएक्ट किया, ऑक्सीजन O2 स्टेट में रिएक्ट किया, वाटर का फॉर्मूला H2O है। तो यानी केमिकल इक्वेशन हमको ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन दे पाता है। और एडवांटेज क्या है, देखो इतना लंबा लिखने से अच्छा छोटा लिख दिया हमने, मतलब हमने छोटा तो लिखा लेकिन इंफॉर्मेशन बढ़ा दिया कि हाँ क्या क्या फॉर्मूलाज है वो पता लग गए, ठीक है। अच्छा, जो रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, जो फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, ये तो पता ही होगा, पता तो है ना भाई। वेरी गुड, थैंक यू, ऑल क्रेडिट गोज टू यू, ठीक है। तो जो रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, जो फाइनली फॉर्म हुआ उसको प्रोडक्ट कहते हैं। आगे क्या है सर, अ केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन या बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं यहां पर इसको रिएक्शन को मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, ठीक है। सो यहां पर ये रिएक्शन की जगह इक्वेशन लिख देना, ज्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। वहां पर क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, दैट इज नॉट रिएक्शन। अ केमिकल इक्वेशन हैविंग इक्वल नंबर, ध्यान देना, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, कोई भी जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसके एटम्स लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल नंबर में है, तो उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे आप यहां पर देखो कि यहां H2 है ना, और इधर H2 है, मतलब हाइड्रोजन यहां भी 2 है और फॉर्म भी 2 हुआ है। पर ऑक्सीजन देखो यहां पर O2 है, 2 एटम्स है, लेकिन यहां पर एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो ये ऐसे थोड़ी ना होगा, एक एटम कहां गया फिर। तो इसको हमको बैलेंस करके लिखना होगा कि हाँ हुआ क्या है। देखो एक ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाला, सो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बेसिकली रिएक्ट कर रहे हैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, और 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो इसमें बैलेंस हो जाएगा। देखो कैसे, देखो यहां बताता हूं मैं आपको। सो H2 प्लस O2 गिविंग H2O है, ठीक है। अब बैलेंसिंग का थोड़ा सा बताऊंगा एंड में चैप्टर के, हमको बैलेंसिंग ही पूरा सीखना है, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो जैसे मैं यहां पर, अगर मुझे क्या करना है बैलेंसिंग में, बस यहां पर या तो यहां पर हम नंबर्स डाल सकते हैं। 1 तो ऑलरेडी है, 2 से लिख सकते हो, 2 3 4 5 जो भी है। तो अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, हाइड्रोजन यहां भी 2 है, हाइड्रोजन यहां भी 2 है, ऑक्सीजन यहां 2 है, यहां 1 है। तो हम क्या करेंगे सर, जहां 1 है वहां 2 लगा देंगे, ये 2 लगा दिया और ये बैलेंस हो गया, सही है ना। तो 2 ऑक्सीजन एटम हो गया इधर भी, और इधर भी 2 ऑक्सीजन एटम। लेकिन सर ये तो गलत हो गया, इधर हाइड्रोजन देखो कितना हो गया, 2 2 4, ये मल्टीप्लाई होता है, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया सर, ये तो गलत है, सब गलत है। यहां पर क्या है, यहां पर 2 लिख देंगे, ये 2 2 4 हो गया, सिंपल है ना। तो
इससे बैलेंस हो गया। और बैलेंसिंग कैसे करना है वो हम और एंड में और प्रैक्टिस कर लेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। और हम यहां पर कुछ और देख लेते हैं क्या है और चैप्टर के अंदर। तो दोस्तों ध्यान से देखो इस चेहरे को, क्या बताया जा रहा है। मोर कंडीशंस इन रिएक्शन, रिएक्शन में और क्या क्या कंडीशंस मेंशन की जा सकती है, क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं वो देखो। जैसे कि हीट, जब रिएक्शन में जब हम हीट करते हैं तो डेल्टा का साइन डालते हैं, या तो हम टेम्परेचर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये फॉर्म करता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, आप हीट के लिए ट्रायंगल दिखा रहे हो या फिर आप स्पेसिफिक टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हो, है ना। जैसे कि ये 1000 डिग्री पे होता है तो 1000 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो, 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और या फिर अगर कोई सनलाइट में हुआ है कोई रिएक्शन तो वहां पर आप सनलाइट दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे कि AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स Ag प्लस Br2, ठीक है। बैलेंस कर सकते हो आप, कोई ये नहीं है, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ देखो सनलाइट लिख दिया हमने। या कोई रिएक्शन है जिसमें प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा है तो वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एरो के ऊपर या नीचे वो दिखाया जा सकता है कि किस कंडीशन में वो रिएक्शन हुआ है। और क्या सर, गैस लिबरेशन। अगर किसी रिएक्शन में, देखो यहां पर, अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड मतलब जो चीज फॉर्म हुई है उस साइड में अगर गैस लिबरेट हुआ है तो इसके लिए हम एक ऐसा एरो दिखाते हैं। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस तो इसमें हम ऐसे एरो दिखा देंगे, या दिस इज अ गैस लिबरेशन। पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में ये जो पूरा रिएक्शन हुआ है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है जो इवॉल्व हुआ। क्या बात है सर, बढ़िया है। और कैटलिस्ट, प्रेसिपिटेट, फिजिकल स्टेट क्या है, देखो कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एनी सब्सटेंस that increases the rate of reaction without itself being consumed। एक बार ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, क्या दिया है, कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। सो कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ऐसा नहीं कि हर रिएक्शन के लिए एक ही पर्टिकुलर कैटलिस्ट होगा, पर ऐसे केमिकल्स को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ये खुद कंज्यूम भी नहीं होते भाई। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि जब मैं कहता हूं कि मान लो A और B रिएक्ट हो रहे हैं, मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट लिया है A और B का और ये फॉर्म कर रहे हैं C, A एंड B रिएक्टिंग टू फॉर्म C। अब यहां पर मैंने ये पूरा मिला के मान लो कि मैंने 2.5 किलो लिया था, 2.5 kg, तो ऑब्वियसली ये भी 2.5 kg फॉर्म होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट यहां पर इस रिएक्शन को होने में मान लो कितना टाइम लगता है, मान लो 35 मिनट लगते हैं, 35 मिनट्स लगते हैं इस रिएक्शन को होने में। मैं परेशान हो गया यार, इतना कौन टाइम रुकेगा, मैं नहीं रुक रहा। तो मैंने ये पाया कि एक ऐसा केमिकल है जिसका नाम है X। तो सपोज एक X ऐसा केमिकल है जिसके होने से, बस उस डब्बे में जहां पर A और B डाला आप X भी डाल दो, तो उसके होने से रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा। जो 35 मिनट लगते हैं अब मान लो कि वो 15 या 20 मिनट में हो रहा है। अच्छी बात है सर। और अच्छी बात यह है कि X को मैंने, मान लो कि मैंने X को 20 ग्राम लिया था, उस डब्बे में डाला था मैंने जहां रिएक्शन हुआ। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मैं फिर देख रहा हूं कि X जो है बिल्कुल यूज नहीं हुआ, वो 20 ग्राम का 20 ग्राम वही पड़ा हुआ है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, कि जो खुद बिना कंज्यूम हुए रिएक्शन को खाली फास्ट करता है। तो उसको कहां लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे कि A and B in the presence of X give C। ठीक है, X क्या है, कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यूज हुआ, खुद वहां पर कंज्यूम नहीं हुआ। जितना मैंने डाला था रिएक्शन होने के बाद उतना मैंने X वापस निकाल लिया। आगे बात समझ में, इसको कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी मतलब इसमें भी ना और भी चीजें होती है, जैसे कि 10th के बाद आप पढ़ोगे कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शन को स्लो डाउन भी करते हैं, दे आर कॉल्ड पॉइजन्स। तो वो हमको अभी नहीं पढ़ना। वैसे आगे क्या है सर, आगे है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसोल्यूबल सॉल्ट्स। हाँ जी, क्या है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? उन रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉल्ट। एग्जाम्पल देखते हैं सर, बेटर है। एग्जाम्पल ये है कि ये है लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस मतलब लेड नाइट्रेट। और ये लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम आयोडाइड के साथ। एंड देखो यहां पर क्या हुआ, ये जो
आयोडीन है वो लेड के साथ भाग गया, और जो सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ भाग गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या क्या फॉर्म हुआ, लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हुआ। अब देखो ये एक्वस फॉर्म में है, एक्वस नहीं मतलब डिसॉल्व फॉर्म में है, जबकि ये सॉलिड फॉर्म में है और जो डिसॉल्व नहीं हो पाया। तो ये यानी कि डिसॉल्व नहीं हो पाया मतलब क्या, इनसॉल्युबल है। तो ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स क्या होंगे, ऐसे डब्बे में ऐसे नीचे की तरफ धीरे धीरे वो जमा होंगे, नीचे की तरफ जा रहे एकदम निराश होके नीचे की तरफ, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ एरो दिखा देंगे। ठीक है, तो जहां भी कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ आप वहां पर, क्योंकि वो पार्टिकल नीचे की तरफ, गैस में हम ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं क्योंकि वो ऊपर इवॉल्व होता है, ये इनसॉल्युबल पार्टिकल नीचे जमा होगा, सेटल होगा, इसलिए हम इसको नीचे की तरफ का एरो दिखाते हैं। जैसे मान लो A + B गिविंग C + D, और अगर मान लो D प्रेसिपिटेट है तो मैं या तो वहां नीचे ब्रैकेट में PPT लिख दूं प्रेसिपिटेट, या तो डाउन हेड एरो ऐसे दिखा देता हूं। तो अप हेड एरो का मतलब है गैस इवॉल्व ऑन द प्रोडक्ट हैंड साइड, और यहां पर भी डाउन हेड एरो कब दिखाते हैं, जब इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होता है सर जी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट क्या, इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉरी इनसॉल्युबल सॉलिड या सॉल्ट फॉर्म हो। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है, इसके बाद है फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स भी हम मेंशन कर सकते हैं रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव या इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। जैसे यहां पर देखो, कार्बन + ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, सब ब्रैकेट में नीचे की तरफ दिखा रहे हैं हम, ये गैस फॉर्म में है। ठीक है, लिक्विड सॉरी सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, देखो कितने स्टेट दिखाए जाते हैं, या तो सॉलिड या तो लिक्विड, ठीक है, या तो गैस या तो एक्वस। एक्वस मतलब डिसॉल्व्ड इन वाटर, डिसॉल्व्ड इन वाटर तो एक्वस। तो ऐसे 4 फिजिकल स्टेट्स ऐसे ब्रैकेट में नीचे सबस्क्रिप्ट में दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पूरा जो हमने कि कोई रिएक्शन को कितना इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। ओके, अच्छी बात है, आगे देखते हैं। यस, अब यहां पर ये बहुत जरूरी चीज है, तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं पहले और आपको इसको बता देता हूं। 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, पता है तो कमेंट करके बताओ पॉज करके, तब तक मैं पानी पी रहा हूं। ओके, सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कौन से? यस, सही बोला आपने, सुन लिया मैंने, एकदम बढ़िया समीर, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कौन सा है सर? ये 4 है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन में क्या होता होगा, कंबाइन होते होंगे यार। मतलब आप कितने भी रिएक्टेंट ले लो, 2, 3, 4, 5, कितने भी रिएक्टेंट ले लो, इसमें सारे कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मान लो, कुछ भी एग्जांपल तो हम ले ही सकते हैं। जैसे मान लो, एक मिनट, मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल है कि मैंने 2 केमिकल्स लिए, केमिकल 1, केमिकल 2, और ये दोनों केमिकल्स को मैं कंबाइन करने जा रहा हूं, और ये डब्बे में रखा और डब्बे से निकला, देखो ये फाइनली एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। हाँ बढ़िया सर, टेस्टी है। आगे देखते हैं। सो ए और बी रिएक्ट किए और एक सिंगल प्रोडक्ट ए बी फॉर्म हो गया। ठीक है, जैसे C + O2 गिविंग CO2, ऐसे ही कुछ है ना। अच्छा, यहां पर क्या होता है, डेफिनेशन कैसे लिखोगे, बना लो डेफिनेशन। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच, है ना, स्कूल में हमको टीचर्स, मजे की बात बता रहा हूं, स्कूल में टीचर्स को क्या होता है ना, एकदम वैसे ही डेफिनेशन चाहिए होता है, एकदम जो टीचर ने लिखाया है वैसे ही चाहिए होता है। ठीक है, मतलब कुछ टीचर अच्छे होते हैं, मुझे बताना अगर कोई ऐसे टीचर्स हैं आपके स्कूल में तो। ठीक है, कुछ जरूर अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने मैक्सिमम यही देखा है कि जो वो लोग काफी मोनोटोनस और काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, रिजिड होते हैं इस मामले में कि भाई बच्चा अगर अपने मन से लिखना चाहता है तो क्या दिक्कत है,
मैं अपनी बात बताऊंगा, थोड़ा सा समय लेता हूँ ये बताने से पहले, शायद आपको भी इससे कुछ हेल्प हो, कुछ चीज़ें सीखो। मतलब मोटिवेशन कितना ज़रूरी है। आई वॉज अ वेरी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी भी बहुत बुद्धिमान नहीं कहता हूँ, लेकिन एक ऐसा टाइम था, मतलब थर्ड या फोर्थ की बात है, मैं एग्जैक्टली उतना याद नहीं आ रहा, पर एक हमारी टीचर थी जिनका नाम था माया टीचर। तो अब उनकी खूबी ये थी, उनकी मतलब मुझे वो बात बहुत पसंद आई, जिसमें मैं मतलब मेरे ख्याल से 40-50% आते थे। मतलब सोचो उस टाइम पे जब मैं थर्ड फोर्थ में था, तब भी मतलब सोचो कि थर्ड फोर्थ में लोग 90 लाते हैं ना, 90-95 ऐसे सबके आते हैं। तो उस टाइम पे मेरे वैसे नंबर आते थे। तो मेरी खूबी क्या थी हम खूबी कहो या जो भी कमी कहो, ये था ना कि मैं ना अपने मन से लिखता था। अब उस पॉइंट पे मतलब साइंस नहीं होता था तब, वर्क एक्सपीरियंस होता था हमारे लिए। सो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर वो मैडम ही लेती थी, हमारी क्लास टीचर थी। तो उन्होंने मतलब एक टेस्ट लिया, फर्स्ट लेक्चर में ही मेरे ख्याल से टेस्ट लिया, और होता था टेस्ट तो चलते रहता है। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे तो ऐसे ही एक्सपेक्टेड था, मैं कितना भी कोई किताब में दिया हो, जैसे भी दिया हो, पढ़ने मतलब ज़्यादा नहीं, रट्टावाट नहीं होता था मुझसे। पढ़ लिया, जो हो गया, लिख दिया, बस यही हिसाब किताब था। तो उस दिन भी वैसे ही हुआ जैसे हमेशा करता था मैं, बस ठोक दिया उसमें। अब बात क्या हो गई कि उस दिन मतलब शायद मेरे ख्याल से वो मेरे उस फोर्थ क्लास में शायद वो पहली बार वो मैडम के रेफरेंस में मैंने उनका टेस्ट लिखा था। उन्होंने देखा, उन्हें बहुत पसंद आया कि नॉर्मली जितने बच्चे हैं जो टॉपर भी हैं, वो लोग क्या करते हैं, बस एक बना हुआ एक सिस्टम बना हुआ है, हाँ टीचर ने पढ़ा दिया, लिखा दिया, वो आंसर पढ़ के आना, लिख देना है। बट मैंने अपने हिसाब से लिखा था। ठीक है, आपको पता है उस टाइम की साइंस में क्या होगा यार, मतलब एक अजीब सी चीज़ें थी, जैसे कुत्ता नीचे गिरा हुआ है, तो उसको कैसे आप ये करोगे ट्री, मतलब ऐसी सी चीज़ें थी। तो उसमें मैंने अपने तरीके से लिखा, और मुझे बाकायदा मैडम ने बुला के क्लैपिंग करवाया पूरे क्लास में। और सिर्फ वही नहीं, बाकी जो सेक्शंस है वहाँ भी ले जाके वहाँ के टीचर्स को बताया। और मतलब ये शायद अब 9-10 के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, 9-10 के बच्चों के लिए, बट वो टीचर के लिए शायद अब मैं समझता हूँ कि शायद इसलिए शॉकिंग हुआ कि थर्ड फोर्थ का बच्चा अपने मन से सोच समझ के कुछ लिख रहा है। ठीक है, अब तो काफी बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं, मतलब बचपन से ही बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं ना, फोन चलाना, टैब चलाना बहुत आसान हो गया। पर उस टाइम पे शायद कोई ऐसा थर्ड फोर्थ में अगर अपने मन से इतना कुछ लिख रहा है, बड़े आंसर्स भी लिख रहा है, तो वो एक अच्छी चीज थी। बट मेरे लिए क्या फायदा हुआ, मेरे लिए फायदा ये हुआ कि मुझे एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिला। ठीक है, या मुझे एक मतलब बोलते हैं ना, एक मतलब बढ़ावा मिला, एंकरेजमेंट मिला। ठीक है, और ऐसा लगा कि हाँ नहीं, इस चीज को भी अप्रिशिएट किया जाता है। तो एज अ छोटा सा बच्चा मेरे लिए वो बहुत काम किया, जो मैं आगे बढ़ता गया जब तो मैं उसी चीज को अडॉप्ट करता गया। और शायद इसलिए मैं साइंस थोड़ा जो कर लेता हूँ, शायद उस वजह से वही रीजन है। सो थैंक यू माया मैडम, जहां भी आप हो। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा थैंक्स फॉर दैट, कि उस टाइम से जो मुझे वो एंकरेजमेंट मिला ना, भले ही आगे कहीं जो नंबर है वो कहीं कम मिले, कहीं ज्यादा मिले, उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये चीज हमेशा अंदर रह गई, बन गई कि हाँ कुछ अच्छा होता है इससे। ठीक है, तो मैं जितने भी अगर टीचर्स यहाँ सुन रहे हो, मैं जरूर चाहूंगा कि आप थोड़ा इस तरीके से मोटिवेट किया करिए। हमेशा कम नंबर देना, हमेशा अपने ही सेंटेंस के ऊपर नंबर देना, ये थोड़ा गलत लगता है मुझे। बच्चा जब अपने तरीके से लिख रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी लिखा है तो आप करो, लेकिन अपने तरीके से जब कुछ कोशिश कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना, उसको एंकरेज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ आगे जाके शायद वो कोई और संजीव सर बने, या कोई और मुझसे भी कोई अच्छा, ये बहुत बहुत काफ़ी नाम है तो आप वैसे बन जाए शायद। ठीक है, भले ही आपका नाम ले या ना ले, लेकिन उसका लाइफ तो सुधर जाएगा। ठीक है, चलो भाई, एक लंबी कहानी हो गई, इतने में तो ये पूरा एक्सप्लेन कर देते, पर ठीक है, शायद आपके लिए या किसी और के लिए काम आ सकता है। जो बच्चे यहाँ सुन रहे हैं उसमें से कोई टीचर बन सकता है, काफी बच्चे बन सकते हैं, तो उनके लिए भी काम आएगा। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या कहा है कि 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट याद करो, रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो, पर प्रोडक्ट हमेशा एक ही फॉर्म होगा। ठीक है, इसमें हम चाहे तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे
C प्लस O2 गिविंग CO2 या H2 प्लस O2 गिविंग H2O। ओके, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल उसका अपोजिट है, इसमें कंबाइन होता है, इसमें ब्रेक होता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना। जैसे ए बी एक सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक हो गए, देखो दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो तीन भी हो सकता था, बट ये सिंगल होता है। इसमें क्या था, इसमें प्रोडक्ट सिंगल होता है, इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट सिंगल होता है, इतना ही फर्क है। सो द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। ध्यान देना, the type of chemical reaction in which a single reactant decomposes to form two or more product। सर एग्जाम्पल, यार सही है यार, मतलब तुमको बस कुछ नहीं है, बस एग्जाम्पल पूछ लेते हो, खुद से ट्राई किया करो यार, ये गलत बात है। अभी तो इतनी लंबी कहानी सुनाई मैंने आपको, चलो यार बताओ, आप नहीं बताना पड़ेगा, जल्दी सोचो। यस, याद आ गया, बिल्कुल सही, CaCO3 कैल्शियम का अभी लिखा था मैंने, है ना, क्या फॉर्म करता है, बिल्कुल सही, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बट ऑब्वियसली आपको पता है कि यहां पर हीट किया जाता है ना। सो डिकम्पोजिशन में याद रखो, मेनली यहां पर हमको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी डालनी पड़ती है अंदर, तब जाके वो होता है, ब्रेक होता है। आगे डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है सर, ये होता है कि एक केमिकल एक दूसरी केमिकल की ग्रुप में से कुछ आयन को डिस्प्लेस कर देगा, या एक आयन को डिस्प्लेस कर देगा, या उसकी जगह ले लेगा। जैसे यहां BC जो है, अगेन वेरी बैड, जैसे मैंने BC बोला बच्चे हंसने लगे, गलत बात है। तो ये जो BC है ये केमिकल है, हाँ केमिकल। सो ये जो केमिकल है इसमें ये A जो है ये B से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए इसने क्या किया, B की जगह ले ली और B को निकाल दिया, निकाल के बाहर फेंक दिया। सो पहले जो BC का ग्रुप था, नहीं हंसना नहीं, BC का जो ग्रुप था अब वो बन गया AC, B निकल गया बाहर। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। सो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका डिफाइन कैसे करें सर, इसमें देखो एक बहुत जरूरी चीज ये है कि कोई भी किसी को भी डिस्प्लेस नहीं करेगा। द बाहर का एलिमेंट शुड बी मोर रिएक्टिव देन द अंदर का एलिमेंट। आ गई बात समझ में, आ गई कि नहीं आ गई यार, ये गलत बात है, तुम हाँ ना बोलते नहीं हो, बस मैं बकबक करता रहता हूं, बोल दिया करो, ठीक है। यस, हाँ देखो अभी आ रहा है, अभी कैसे आ रहा है, अभी आवाजें आ रही है, वेरी गुड, प्यास लग गई यार। यस, सो ये जो है बाहर का एलिमेंट अंदर के एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, यानी कि यहां पर ये रिएक्शन कब हो पाया, जब A जो है A वाज मोर रिएक्टिव देन B, तभी होगा। सर इसका डेफिनेशन क्या होगा, बिल्कुल बना सकते हो। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे यहां पर ये मोर रिएक्टिव था, इसने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड में से, उसी के कंपाउंड में से। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को निकाल फेंक दिया। कॉपर बेचारा अकेला बैठ के रूठ के रो रहा है, और यहां पर ये फॉर्म हो गया जिंक सल्फेट ZnSO4। आ गई बात समझ में, आई कि नहीं है, जल्दी बताओ कमेंट करके। सर्दी हो गई भाई, बड़ी सर्दी की बात है। आगे देखते, तो ये देख लो आप। अच्छा, इसमें भी सर हमको कुछ याद रखना है क्या इसमें, बस इतना फिलहाल याद रखो, मेटल्स नॉन मेटल्स में आप सीख जाओगे, फिलहाल याद रखो जिंक मोर रिएक्टिव देन आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अगर कोई रिएक्शन हुआ, मान लो अगर यहां पर जिंक की जगह आयरन भी होता तब भी ये रिएक्शन होता, बिकॉज आयरन भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। सो यहां पर जिंक जो है वो क्या है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यानी कि अगर आपके पास होगा जिंक प्लस आयरन सल्फेट तब भी वो रिएक्शन होगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। या फिर आयरन प्लस कॉपर सल्फेट तब भी ये रिएक्शन होगा, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर ऐसा हो, मान लो कि आपके पास है जिंक सल्फेट
और इसको आप रिएक्ट करने चले FeSO4 से, तो रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। या आप इसको रिएक्ट करने चले, सॉरी Fe से रिएक्ट कर रहे हो, या इसको आप कॉपर से रिएक्ट कर रहे हो जिंक सल्फेट को, तो भी होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज ये लोग अंदर वाले मेटल से कम रिएक्टिव है ना, ज्यादा होंगे तब डिस्प्लेस होगा, ये तो कम रिएक्टिव है। ओके सर, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ो। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में यही चीज होती है, 2 बार होती है ना। मतलब अगर ए ने बी की जगह ली तो बी ए की जगह ले लेगा। देखो कैसे, ये देखो ऐसे कि ये वाले आयन ने इसको इसकी जगह ले ली, तो बी ने ए की जगह ले ली, है ना। तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया, जो पहले डी ए के साथ था अब जो है डी बी के साथ हो गया, जो सी बी के साथ था अब सी ए के साथ हो गया। ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हुआ क्या? एक्सचेंज ऑफ आयंस, या ज्यादा स्पेसिफिक कहो तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। देखो ये टेक्निकल टर्म है, अभी मैंने आपको जो आज सीख दी है उसमें ये भी ऐड कर लेना कि जब हम अपने वर्ड्स में लिखने की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सारा पूरा अपने लैंग्वेज में लिख दोगे या सब कुछ अपने ही तरीके से लिख दोगे, ठीक है। कुछ टर्म्स होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, बस ओन वर्ड्स में लिखने में यही याद रखो कि टेक्निकल टर्म्स को यूज कर लिया करो, काम हो जाता है। देखो बना लेते कैसे, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहां पर क्या था वो टेक्निकल टर्म, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें ये ज्यादा आसान है, मतलब इसमें और कुछ वर्ड ढूंढने जाओगे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो ये वाली चीज ध्यान रखना, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। बाकी सब तो थोड़ा चल जाएगा, यहां पर ये टर्म बहुत, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है ना, नहीं तो और लंबा लिखना पड़ेगा और कुछ। ओके, सो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ये डबल डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल क्या है इसका? अरे कोई ना एग्जांपल तो मैं आपको बता दूंगा, वो है अलबेला मदनैनो वाला NaOH, उसकी दीवानी ब्रज की हर बाला, वो किसना है? वाह, किसना है? ये देखो इसकी जगह ले ली और ये इसके साथ आ गया, so this is forming NaCl। हाँ, किसना है? और HOH को क्या बोलते हैं? H2। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया, काम हो गया, तबाही कर दी हमने। वाह, ताली हो जाए भाई, ताली हो जाए, एक मस्त ताली थाली जो भी है। आगे बढ़ते, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सर फिर पढ़ ले हम, अभी तो पढ़े हम लोग 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 4 टाइप के, बट ये बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो। एनर्जी कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है रिएक्शन में कि बाहर आ रहा है रिएक्शन से, वो उसकी बेसिस पे टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो देख लो। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। एक है एंडोथर्मिक, एंडो के नाम से समझ में आ रहा है अंदर जा रहा है, थर्म का मतलब होता है हीट या एनर्जी, ज्यादा यहां पर वैसे स्पेसिफिक तो हीट ही होता है वो, लेकिन यहां पर हम एनर्जी कहेंगे। तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसको करने के लिए आपको हीट को, सॉरी एनर्जी को आपको अंदर देना पड़ रहा है, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। और अगर कोई रिएक्शन, देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, सो द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड, मतलब आप एनर्जी नहीं सप्लाई करोगे वो रिएक्शन नहीं होगा, बैठा रहेगा। एनर्जी सप्लाई करोगे तभी होगा। आ रही है बात, समझ में आ रही है बच्चों? कि और स्लो जाऊं? नहीं बोलो, स्लो जाता हूं मैं, नहीं ठीक है ना। ओके, तो यहां पर एक्सोथर्मिक, सच चल क्यों रहा है ये? लाल पे लाल थोड़ी चलता है, पागल है, बावला है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या? कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ रही, बल्कि वो इतना प्यारा है कि वो खुद एनर्जी दे रहा है, वो एनर्जी आपको फ्री में दे रहा है, ले लो एनर्जी, हम खुद ब खुद होंगे, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी लिबरेट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट ठीक है, पहले हम इसका एग्जाम्पल देख ले। एग्जाम्पल क्या है? देखो एंडोथर्मिक का, जैसे अपना ये कैल्शियम का, अभी तो मैं कई बार 3 बार लिख चुका है इसको, अब नहीं लिख रहा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, है ना, यहां पर हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी, और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक होता है, फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक होता है, वहां पर सनलाइट लगती है ना, सुना होगा आपने। सो वहां पर क्या होता है? CO2, प्लांट जो है अपने स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, और साथ में वो अपने रूट से वाटर मंगा लेता है, और इसी से वो अपना फूड बना लेता है, C6H12O6, और हमारे लिए ऑक्सीजन भी पैदा कर देता है वो। वाह, कितना अच्छा बच्चा है।
और ये सब होने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, साथ में क्लोरोफिल है जो ये सारा काम कराता है मेनली। ठीक है, तो सनलाइट सप्लाई करनी पड़ी, एनर्जी सप्लाई करना पड़ा, उसके बिना नहीं हो पाता। सो दैट इज एंडोथर्मिक। सर एक्सो का तो बता दो। एक्सो मतलब मैंने बताया, एंडो मतलब एनर्जी अंदर सप्लाई करना, एक्सो मतलब रिएक्शन खुद होगा और एनर्जी बाहर निकलेगी। जैसे कि सो एनर्जी इज इवॉल्व, वहां पर एनर्जी इज सप्लाइड। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर मीथेन को जब हम जलाते हैं तो जब मीथेन जलता है, जैसे यहाँ पर CH4, कोई भी चीज बर्न होगी तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, CO2 H2O फॉर्म हुआ, और साथ में यहाँ पर एनर्जी भी निकलती है, एनर्जी भी रिलीज होती है ना। इसलिए हम कोई फ्यूल को जलाते क्यों? एनर्जी निकलती है, उससे हीट निकलती है, और एनर्जी यहाँ पर मेनली हीट के फॉर्म में है ना। इसके बाद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ये बिल्कुल लगभग फोटोसिंथेसिस का उल्टा है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? फूड बन रहा है। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? हम खाते हैं, जो प्लांट्स ने बनाया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उसको कंज्यूम करते हैं, और उससे हम एनर्जी रिलीज करते हैं, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जैसे कि C6H12O6 है ना, C6H12O6, और साथ में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ताकि उस फूड को ब्रेक किया जा सके। तो वो ऑक्सीजन गया, और इससे क्या बनता है? इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अलोंग विथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, जो हमारी बॉडी में ATP के फॉर्म में स्टोर होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके बारे में हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं या कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ओके, सो ये हो गया एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो के हिसाब से हमने टाइप ऑफ रिएक्शन देख लिए। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन जो हमने बात किया, जैसे AB जो है वो ब्रेक हुआ, A+B बन गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है सर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी हमने देखा कि वो एंडोथर्मिक होते हैं मोस्टली। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। कोई भी चीज ब्रेक हो रही है तो ऐसी ब्रेक नहीं होगी, एनर्जी देंगे तो वो टूटेगी, है ना। देखो यहाँ पर एनर्जी देंगे तो ये काम होगा, बिना एनर्जी के नहीं होगा। सो एंडोथर्मिक, कोई भी डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक। अब यहाँ पर इसके भी 3 टाइप्स हमको पढ़ने हैं। कौन सा? कि जो एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो 3 फॉर्म में दे सकते हैं। हीट के फॉर्म में, जो हमको 10 में पढ़ना है उस हिसाब से बता रहा हूं, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप मैं यहां लिख रहा हूं जो हमको पढ़ने हैं। थर्मोलाइसिस, थर्मो मतलब मैंने बताया स्पेसिफिकली हीट होता है, तो थर्मोलाइसिस मतलब जहां हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, थर्म का मतलब है हीट। 1 मिनट। सो थर्मोलाइसिस मतलब हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और फिर तब जाके, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। थर्मो मतलब हीट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो ऐसा कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट सप्लाई करनी पड़े वो थर्मोलाइसिस। तो इसका एग्जांपल देख लो, जैसे कि ये CaCO3, अगेन आई एम राइटिंग इट। तो CaCO3 ऑन हीटिंग गिव CaO + CO2, हीट सप्लाई करनी पड़ी, ठीक है। अच्छा, फोटोलाइसिस, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। सो ऐसा ब्रेक डाउन रिएक्शन या ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें केमिकल को तोड़ने के लिए हम फोटो यानी किसका? लाइट का यूज कर रहे हैं। थर्मो मतलब हीट है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो ऐसा ब्रेक डाउन रिएक्शन जिसमें हम लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यहां पर देखो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये ग्रे कलर का हो जाता है जब लाइट पड़ती है उस पर। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्शन होता है AgCl in the presence of sunlight gives Ag + Cl2, है ना। तो ये ग्रे कलर का फॉर्म होता है। तो आप यहां पर देख सकते हो सनलाइट में ये ब्रेक डाउन हुई है। सो दैट इज फोटोलाइसिस। आगे सर, आगे देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो केमिकल को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कह सकते हैं। जैसे वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस में, वाटर यानी H2O में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, है ना, ये प्रोसेस करके, तो यहां पर H2 + O2 फॉर्म होता है। तो ये जो वाटर का ब्रेकडाउन है ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हुआ। सो दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। सो सिंपल। आगे देखते हैं बच्चा लोग, ठीक है। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसके 3 टाइप हमने देखे, थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। आगे देखो रेड ऑक्स रिएक्शन। रेड ऑक्स, सर ये क्या है? लाल बैल? नहीं, रेड ऑक्स रिएक्शन ये वो रिएक्शन होता है जिसमें
दो प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक रिडक्शन दूसरा ऑक्सीडेशन। ठीक है, रेड आया रिडक्शन वर्ड से, ऑक्स आया ऑक्सीडेशन वर्ड से। सो रेडॉक्स इसलिए एक साथ जोड़ा गया है बिकॉज ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। ठीक है, एक ही रिएक्शन में जहां रिडक्शन हुआ है, ठीक है, ऐसे रिएक्शन में जिसमें अगर रिडक्शन हुआ है तो दूसरी जगह पे उसी रिएक्शन में कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन भी हुआ होगा। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले तो ये देखते हैं हम। ऑक्सीडेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन को ऐड करना, किसी जगह पे ऑक्सीजन को ऐड करना। फिर से हम अपना एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये केमिकल है, दिस इज ऑक्सीजन। तो अगर इस केमिकल में ये ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। व्हाट इज दैट, ये ऑक्सीडेशन है। दिस इज अ केमिकल, दिस इज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मैंने यहां पर ऐसे ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन इसका एकदम अपोजिट है, मैं आगे बताऊंगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, किसी केमिकल से ऑक्सीजन को निकाल लेना। देखो, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बस ऐसे याद रख लो। सो बड़ा काम आ रहा है बेटा तू आगे। सो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर सर इसको एक और तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं, एक और तरीका भी है, या फिर और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैं ये 10th के कंटेक्स्ट में कहूं ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन की थ्योरी नहीं आती, तो आपको अगर सिर्फ 10th के हिसाब से बात करना है तो ऐसे लिख सकते हो, ऑक्सीजन का को ऐड करना। ठीक है, केमिकल में ऑक्सीजन ऐड करना, ठीक है, या फिर किसी केमिकल से हाइड्रोजन रिमूव करना। ठीक है, तो ये दो कॉन्टेक्स्ट में है, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में भी और हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में भी। ठीक है, सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, आइदर पहला जो मैंने बताया वो वाला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो आपने कहीं भी देख लिया ऑक्सीजन ऐड किया गया बस ऑक्सीडेशन कह दो, या फिर ऑक्सीजन नहीं है कोई और केमिकल के हिसाब से, हाइड्रोजन के हिसाब से। सो या फिर किसी केमिकल में हाइड्रोजन है, देखो यहां ये मान लो हाइड्रोजन है, ये यहां पर इस केमिकल से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रिमूव करना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। सो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखने के लिए आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन वाला, लेकिन 10th में एक थ्योरी आएगी नहीं, सिर्फ ये वाला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा, रिडक्शन बिल्कुल इसका उल्टा। देखो, रिडक्शन का मतलब क्या बताया मैंने, अगर यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहां पर लिख दो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर यहां भी उल्टा लिख दो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा, अब देखो कि मान लो ये केमिकल है, ठीक है, ये चलो इसमें हमने ऑक्सीजन ऐड किया, ऑक्सीजन ऐड हुआ वहां पर, तो क्या कहेंगे हम उसको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो यानी यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। या फिर अगर किसी केमिकल में से ऑक्सीजन रिमूव किया गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, रिडक्शन, तो यानी यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन। सही है। अगर किसी केमिकल में हाइड्रोजन ऐड किया गया तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, देखो रिडक्शन, तो ये भी क्या हुआ, रिडक्शन। अगर किसी केमिकल में आपने ये देखा कि हाइड्रोजन निकला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो वहां पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में आ गई है, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे। ओके, सो एग्जाम्पल तो दो सर, थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक लगेगा जब अपन एग्जाम्पल लेंगे। ऐसा ये दोनों चीजें एक साथ होती है, मतलब अगर मान लो कि ए एंड बी, अगर मान लो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है तो यहां रिडक्शन हुआ होगा, ऐसे ही होता है। मतलब मान लो कि अगर यहां से ऑक्सीजन निकला है तो कहीं ना कहीं तो ऐड होगा ना, दूसरे वाले में ऐड होगा, तो इधर रिमूवल हुआ तो यानी यहां पर हुआ रिडक्शन, और यहां ऑक्सीजन ऐड हुआ तो यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन, तो यहां पर एक साथ होते हैं, इसलिए इसको रेडॉक्स वर्ड यूज किया गया। हाई, आगे बढ़ते हैं, हाई। So they take place simultaneously, so they are called redox reactions. Further, now we have this. क्या this? ये रिएक्शन है। अब इसमें आपको बताना है कि भैया ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, रिडक्शन कहाँ हुआ। ठीक है, सो साइट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है भाई, देखो सिंपल है, दिख रहा है हमको कि ऑक्सीजन यहां से निकल के और यहां पर ऐड हुआ है, तो यानी ऑक्सीजन अगर इधर ऐड हुआ है तो यानी इधर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीजन वहां ऐड हुआ है ना,
तो Cu में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो साइट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हुआ, कॉपर। ओके, अच्छा, ऑक्सीजन निकला कहां से, ऑक्सीजन यहीं से निकला, इस पोजीशन से, तो यानी यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहां हुआ है, O2 में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमको दो और चीज बतानी होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट। सर इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रेड्यूसिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो ऑक्सीडाइज करता है कहीं भी ऑक्सीडेशन करता है, मतलब आपको देखा नहीं कि वो ऑक्सीडेशन कर देगा। बताता हूं क्यों टेंशन ले रहे हो। तो मान लो कि ये अपने पास एक केमिकल है, ये जो सेब है, इसमें जो सेब दिख रहा है वो क्या है, वो ऑक्सीजन है जो अभी फिलहाल आम के साथ है। ठीक है, ये मान लो ये खरबूज है, तो ये सब केमिकल्स है। दिस इज केमिकल 1, दिस इज केमिकल 2। अब इस केमिकल 2 में देखो यहां पर ये वाली जो चीज है ये ऑक्सीजन है, ये जो सेब है ये ऑक्सीजन है। तो फिलहाल अब देखो यहां से ये सेब को मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो इसको ऑक्सीजन कहो आप, तो ये ऑक्सीजन, इस केमिकल ने ऑक्सीजन यहां ऐड कर दिया। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, तो इधर हुआ ऑक्सीडेशन और यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो इधर हुआ रिडक्शन, इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन। पर आप वापस से देखो एक बार कि अगर ये केमिकल ऑक्सीडाइज हुआ तो किसकी वजह से हुआ, देखना, अगर ये केमिकल ऑक्सीडाइज हुआ तो किसकी वजह से हुआ, जो यहां था उसकी वजह से हुआ, है ना। तो आप कहोगे कि ये जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी ने सामने ऑक्सीडेशन किया, अगर नहीं होता तो इधर ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो जहां ऑक्सीडेशन होने वाला है, जहां ऑक्सीडेशन हुआ है, उसके सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इसका अपोजिट भी सोच सकते हो कि इधर क्या हो रहा है, देखो इसमें से ऑक्सीजन निकला है तो इधर रिडक्शन हुआ। सो इस केमिकल में जो रिडक्शन हुआ है ना, इस केमिकल में जो रिडक्शन होने वाला है वो इसकी वजह से होने वाला है। सो ये क्या हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, क्योंकि यहां का रिडक्शन इसकी वजह से हुआ। ये नहीं होता तो किसको ऑक्सीजन ऐड करता है ये। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि जहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है वो ऑल एंड ऑल सामने वाले की वजह से हुआ है। तो अगर यहां ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसके सामने वाला यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक है, बात को समझो थोड़ा गहराई से कि इधर ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑल ड्यू टू ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अगर यहां पर रिडक्शन हुआ है, देखो हम देख रहे हैं यहां पर रिडक्शन हुआ है क्योंकि यहां से ऑक्सीजन निकला है, पर ये किस वजह से हो पाया, रिडक्शन हुआ ओनली बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर यहां रिडक्शन इसकी वजह से हुआ तो ये हुआ रेड्यूसिंग एजेंट। सिंपल है, जहां रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और सामने क्योंकि वहां ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अगर मुझ में रिडक्शन हुआ है तो मैं ऑक्सीडाइज, नेचुरल एकदम नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं, नहीं ये रहने दो। तो अगर कॉपर में ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ऑक्सीजन की वजह से हुआ, सो ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर यहां रिडक्शन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहां पर, तो ये किसकी वजह से हुआ, कॉपर की वजह से, तो वो हुआ रेड्यूसिंग एजेंट। कॉपर इज अ रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या लिखोगे, द केमिकल दैट ऑक्सीडाइजेस अदर केमिकल्स। भूलना नहीं भाई, भूलना नहीं, बहुत मारता हूं मैं। ठीक है, द केमिकल दैट ऑक्सीडाइजेस अदर केमिकल बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस। ये आप चीज ऐड करो कि वो खुद में जो सामने ऑक्सीडेशन करता है ना दुनिया में, यहाँ ऑक्सीडेशन वो खुद ही उसमें रिडक्शन होता है। मतलब बोलते ना हम, जो सबको खुश रखता है उसमें खुद में बहुत दुख होता है, दुखी होता है वो। जोड़ दो कुछ भी, साइंस में कोई भी चीज लिंक कोई भी जोड़ दिया करो, है ना, कुछ भी। सो जो सबको ऑक्सीडाइज करता फिरे, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, उसमें खुद में रिडक्शन होता है। देखो ना यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
और इसमें खुद में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, है ना। सो द केमिकल दैट ऑक्सीडाइजेस अदर केमिकल, द केमिकल that oxidizes other chemical but itself get reduced, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और reducing agent क्या होता है, उल्टा लिख दो, the chemical that reduces other chemical, देखो यहां रिडक्शन हुआ, कॉपर ने किया, so the chemical that reduces other chemical but itself get oxidized, खुद में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, उसको हम बोलते हैं reducing agent। डेफिनेशन भी बन गया। और क्या सर यहां बताना है, ये वाला आप बताओगे। अब देखो ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में था, ये हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा डिफरेंस है। तो आपका जो भी आंसर है वो देखो चारों का आंसर है ना, वो सब लेफ्ट में रिएक्टेंट साइड से लिखना होता है, यहां से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ है और हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यानी यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में था, ये हाइड्रोजन, तो यहां उल्टा होगा ही, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और यहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन यहां पर ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, देखो रिडक्शन। तो यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन। मैंने बताया आंख बंद करके, जहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ है उसकी सॉरी जहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है उसके सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहां रिडक्शन हुआ है उसके सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये है साइट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये है साइट ऑफ रिडक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, मैंने ही बता दिया। चलो, करोजन, करोजन क्या होता है सर, बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है भाई। करोजन का मतलब मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, अगर आपको पता हो, ठीक है। तो मेटल्स के सरफेस के ऊपर जब आप नया लाते हो, मेटल के साथ चमचमाता है, कोई भी मेटल की चीज हो, बर्तन हो, कोई भी चीज हो, नया कितना शाइनी होता है। और लेकिन यूज करते करते या कुछ टाइम बाद उसमें देखो जंग लगना शुरू होता है या कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, मतलब मेटल क्योंकि रिएक्टिव है तो एटमॉस्फेयर के केमिकल्स उसको ऑक्सीडाइज करना शुरू करते हैं, ठीक है। याद रखना ऑक्सीडेशन, यहां भी मेटल्स के ऊपर सरफेस पे ऑक्सीडेशन शुरू होता है, कौन करता है, एटमॉस्फेयर के जो केमिकल्स है। इस प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं। When metal surfaces are attacked by substances around it such as oxygen, moisture यानी कि water vapor, ठीक है, acid etc, it is said to corrode and the process is called corrosion। लेकिन आप corrosion को rusting नहीं कह सकते, you cannot call, मतलब ऐसे नहीं कि सिल्वर में भी है तो रस्टिंग कह दोगे, हर चीज में रस्टिंग कह दोगे। रस्टिंग सिर्फ आयन या उससे जो बना हुआ अलॉयज है, स्टील एंड ऑल, उसमें जो करोजन होता है उसको स्पेसिफिकली हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो हम आते हैं उस पॉइंट पे, बट फिलहाल याद रखना करोजन सिर्फ आयन वाली करोजन को रस्टिंग कहते हैं, बाकी हर एक मेटल के करोजन को रस्टिंग नहीं कहते। जैसे यहां पर देखो, ये रस्टिंग है, आयन के ऊपर देखो ये रस्ट लगा हुआ है रेडिश कलर का, ठीक है। इसके बाद ये कॉपर के ऊपर देखो ये ग्रीनिश ब्लू कलर का जो ये अपीयरेंस आया है तांबे के लोटे पे, पीतांबरी यूज करते हैं उसको हम साफ करने के लिए। फिर देखो ये सिल्वर है, सिल्वर पे ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई है। तो याद रखना कि रस्टिंग के लिए, ठीक है, रस्टिंग के लिए क्या होता है, आयन, दो चीजें यहां जरूरी होते हैं रस्टिंग के लिए, एक तो है ऑक्सीजन और दूसरा है मॉइस्चर। ये दोनों चीजें मिलके इसको हाइड्रेटेड, क्योंकि मॉइस्चर भी है इसलिए हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड बना देते हैं, जिसको जो रेडिश कलर का होता है और जिसको हम रस्ट कहते हैं। करोजन भी एक तरह से ऑक्सीडेशन ही है, याद रखना ये ऑक्सीडेशन ही है एक तरीके का, ठीक है। तो यहां पर आयन जो है, देखो ये दोनों चीजें एसेंशियल है, ऑक्सीजन भी और मॉइस्चर भी। अगर सिर्फ ऑक्सीजन होगा मॉइस्चर नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, या अगर सिर्फ मॉइस्चर रहेगा ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी ये रिएक्शन नहीं होगा। रस्टिंग होने के लिए दोनों एसेंशियल है, ऑक्सीजन भी और मॉइस्चर भी, दोनों में से कोई एक भी अगर एब्सेंट रहेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। एंड दिस फॉर्म्स हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड, सिर्फ आयन ऑक्साइड नहीं, वाटर भी है ना, मॉइस्चर भी है वहां पे। सो हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड विच इज कॉल्ड रस्ट, और जो रेडिश कलर का अपीयरेंस दिखाता है। अच्छा, कॉपर पे क्या होता है सर, कॉपर पे क्या होता है, कॉपर जो है ना वहां पर भी दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे वहां ऑक्सीजन है वैसे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर, ये दो रिक्वायरमेंट्स है इधर। तो इनकी प्रेजेंस में ये कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है, ठीक है। हमको सर इसका कोई रिएक्शन पढ़ना है क्या, इक्वेशन दिखाना है क्या, नहीं, बस खाली याद रखो कि हाँ ऐसा
कॉपर के अंदर भी इस तरह का करोजन प्रोसेस होता है। और ये ब्लूइश ग्रीन, जो ये ब्लूइश ग्रीन कलर का जो ये फाइनली फॉर्म हुआ है, ये वही उसके ऊपर का रिजल्ट है। ठीक है, सिल्वर किससे अटैक हुआ कि ब्लैक कलर का हो गया? सिल्वर अटैक होता है सल्फर से, और ये बनाता है सिल्वर सल्फाइड, जो कि होता है ब्लैक कलर का, जो कि होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है सर? यस, इट इज अनडिजायरेबल सिंस इट reduces strength and fades its appearance। ठीक है, तो ये जो करोजन है, ये कोई अच्छी बात है क्या? वाह, मैंने लाया था मेरा जो बर्तन था मस्त काला पड़ा हुआ है, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं, है ना। तो यहां पर ये जो है ये अनडिजायरेबल है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। इससे क्या होता है? इससे अपीयरेंस, लुक्स तो खराब होते ही है, साथ में उसका स्ट्रेंथ भी कमजोर होता है ना, वीक होता है वो। तो करोजन कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता, तो इससे बचना पड़ेगा, करोजन से बचाना होगा हमारे मेटल्स को। कैसे बचाएंगे? तो इसके लिए अलग अलग तरीके हैं भाई, अलग अलग तरीके हैं, जैसे पेंटिंग करना हुआ, है ना, पेंट करना हुआ, या फिर हम ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं मेटल की पार्ट्स में, है ना, फैन में, जो भी चीजें हैं। इसके बाद और भी हैं, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, अलॉइंग, वो सब हम पढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में, वहां थोड़ा डिटेल है। ठीक है, अच्छा, ये भी क्या है सर? दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। करोजन भी क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये मैंने बता दिया। आगे देखते हैं रैंसिडिटी। सर ये रैंसिडिटी क्या होता है? व्हाट इज दिस रैंसिडिटी? द टेस्ट एंड ओडर, यानी स्मेल। ठीक है, किसका? फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, फैट और ऑयल। ठीक है, ऐसा कोई भी फूड मटेरियल जिसमें फैट और ऑयल बेस हो, जैसे ग्राउंडनट हो गया, चिप्स हो गया, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो उनमें क्या होता है? उनका जो टेस्ट और स्मेल है वो बदल जाता है, वो खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। कब? जब उसको खुला छोड़ दिया जाता है काफी टाइम के लिए हवा में। ठीक है, सो कोई भी ऑयल या फैट बेस्ड जो फूड आर्टिकल्स है उसको खुला नहीं छोड़ोगे। अगर वैसा करोगे तो भाई वो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगा, और इसी को रैंसिडिटी कहते हैं, कोई भी ऑयल बेस्ड फूड का खराब होना। ठीक है, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नम हो जाना या सील जाना, पता है, जो भी कुछ टर्म है उसके लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर ग्राउंड नट को, शेंगदाना को आपने, या कैशू नट को, कोई भी चीज को रख दिया काफी टाइम तक, तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, मजा नहीं आता फिर वो, है ना। फ्रेश ड्राई फ्रूट को खाओ और वो जब ऐसे रैंसिड हो जाए तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। अच्छा, ये चिप्स भी देखो, काफी टाइम तक खुला रख दो, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा क्योंकि वो रैंसिड हो जाता है। इट इज कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन। यहां भी करोजन की तरह यहां भी क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ही हुआ है। एटमॉस्फेरिक केमिकल्स ने इसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक है, तो यानी किस तरह से ऑक्सीडेशन को हम बचा सकते हैं? तो यहां पर देखो प्रिवेंशन क्या दिया है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे केमिकल्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस। आपको पता होगा कि चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है, पता है ना, लेज में चिप्स कम होती है, गैस ज्यादा होता है ना। तो यहां पर वो गैस कौन सा होता है? कोई भी चिप्स की पैकेट देखते हो, मतलब उसमें गैस भरा होता है, तो क्यों भरा होता है? वो हवा नहीं होता नॉर्मल, वो नाइट्रोजन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? बहुत ही इनर्ट, बहुत ही कम रिएक्टिव है, और दूसरे वो केमिकल्स को रिएक्ट होने भी नहीं देगा। सो इट इज एक्टिंग एज एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हमको एंटीऑक्सीडेंट से उन फूड मटेरियल्स को पैक करना होता है। स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट वेसल में भी आप रख के उसको रैंसिड होने से बचा सकते हो, और ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब यहां पर हम बैलेंसिंग देखते हैं, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। सर यहां पर देखते हैं कि ये H2 है, F2 है, गिविंग HF। बहुत सिंपल है, देखो बैलेंसिंग में लेफ्ट और राइट साइड में एलिमेंट्स को बराबर करने हैं। यहां पर देखो ये 2 है, हाइड्रोजन यहां एक ही है, और मैंने बताया करना क्या है, आपको इनिशियल जो हर एक केमिकल का इनिशियल जो नंबर है वो चेंज करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वैसे यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो आई राइट 2 हियर, दैट्स सिंपल एज दैट। तो अगर मैंने हाइड्रोजन 2 लिख दिया, फ्लोरीन भी यहाँ पर देखो 2 हो गया, और यहाँ पर तो फ्लोरीन 2 है ही ऑलरेडी। सो 1 1 2, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का रिएक्ट किया विद एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। आगे ट्राई करोगे आप, हर एक में आप इसमें पॉज करके कर सकते हो। बैलेंसिंग इज वेरी सिंपल, मैंने इसके ऊपर स्पेशली वीडियोस बनाए हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, वो भी आप देख सकते हो। अलग मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियोस हैं उसके ऊपर, डिफरेंट टाइप से हैं,
तो आपको जो बढ़िया लगे आप देख सकते हो, मतलब आप देखो जो बढ़िया लगे उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर भी देखो, मतलब कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिंपल सिंपल से प्रैक्टिस करते करते जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आ जाएगा। ये वाला ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, चलो। जल्दी से ट्राई करो, तब तक मैं पानी पी लूं भाई। So we have copper plus oxygen giving CuO. कॉपर एक एक दोनों साइड में, ऑक्सीजन यहाँ 2 है यहाँ 1 है, सो आई राइट 2 हियर। ऐसा लिखने से ऑक्सीजन तो 2 हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, पर कॉपर यहाँ पर देखो 2 है यहाँ 1 है, सो आई राइट 2 हियर। आगे देखते हैं। नाउ वी हैव कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या करें, कैसे करें? ये ऑलरेडी बैलेंस है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, सो दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है। आगे H2 प्लस O2 गिविंग H2O, ये तो हमने किया था ना, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ 1 है, आई राइट 2 हियर। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4, यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 2 4, देखो बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। आगे देख लो यहाँ पर, सो नाउ वी हैव N2 प्लस H2 गिविंग NH3, अमोनिया बना रहा है यहाँ पर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ऐसा जब सीन आता है ना, एक तो हम नाइट्रोजन से शुरू कर सकते हैं, पर अगर मुझे हाइड्रोजन से पहले बैलेंस करना है, तो जब भी ऐसा आ रहा है, देखो एक तरफ 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 है, तो अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जहां 2 है उधर 3 लगा दो, जहां 3 है उधर 2 लगा दो, यहां हो गया 3 2 6, ठीक है। ये कब करोगे, जब एक तरफ ऑड एक तरफ इवन, ऐसा सिचुएशन बन रहा है, लग रहा है 2 और 3 में ज्यादा यही होता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन यहां पर भी 3 2 6 हो गया, यहां भी 2 3 6 हो गया, नाइट्रोजन कितना है 2, इधर भी है 2, बैलेंस्ड। आगे अल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग अल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al, यहां पर Al2 है, तो मैं क्या करता हूं, यहां तक 2 लिख देता हूं, ठीक है। देन ऑक्सीजन कितना है, देखो यहां पर 3 है, इधर 2 है, वही 3 2 वाली कहानी हो गई। तो अब देखो जहां 2 है मैं उधर 3 डाल देता हूं, जिधर 3 है उधर 2 डाल देता हूं, 3 2 6, 2 3 6, अल्यूमिनियम कितना हो गया 2 2 4, तो मुझे यहां पर क्या करना होगा, मुझे यहां पर 4 लिखना होगा, ये हो गया अपना 4, हो गया बैलेंस, ठीक है। देन वी हैव Fe2O3 प्लस C गिव्स Fe प्लस CO2, क्या होगा, कैसे होगा सर? तो पहले हम ना यहाँ पर यस वही O का कहानी देख रहे हैं कि इधर 2 है इधर 3 है, कर लेते हैं बैलेंस, ठीक है। वैसे हम ऑक्सीजन को एंड में करते हैं, बट कोई नहीं, आपको आएगा तो कर पाओगे। तो मैं देख रहा हूँ इधर 3 है इधर 2 है, और कहीं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन किसी और पोजीशन पे नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आई एम राइटिंग 2 हियर, और इधर मैं 3 लिख दिया, है ना। तो ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 2 3 6, और यहाँ पर 3 2 6 हो गया। उसके बाद बाकी एलिमेंट्स का देखते हैं। आयन कितना हो गया, 2 2 4, इधर पे 4 लिख दूंगा, 1 है उधर, है ना। कॉपर सॉरी कार्बन कितना हो गया यहाँ 3, तो इधर भी कितना लिख देंगे 3, नाउ दैट इज बैलेंस एब्सोल्युटली। आप पॉज करते हुए करते जाओ, अगला देखो, चलो पॉज करके कर सकते हैं उसको, अगर कर लिया है तो मैं देखते हैं, चेक करते हैं अपन। सो नाउ वी हैव NaOH, पहले हम Na को देख लें, Na कितना 1 है 1 है, चलो कोई नहीं। एल्यूमिनियम 2 है, इधर 1 है, तो मैं इधर 2 लिख देता हूं, ओके। नाउ वी हैव टू चेक फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, या तो फिर पहले बाकी एलिमेंट्स को कर लो, एंड में ऑक्सीजन करेंगे। सो एल्यूमिनियम कितना हो गया, देखो 2 हो गया, यहाँ पर 2 है, सोडियम भी यहाँ पर 2 हो गया, तो आई राइट 2 हियर, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर देखते हैं 2, और इधर भी कितना है 2, ओके। बाकी एलिमेंट्स चेक करते हैं। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, 5 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर देखो 2 2 4, ठीक है, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और एक ये 5, सो दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड, ठीक है। 2 NaOH प्लस Al2O3, देखो सब बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन सॉरी 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 प्लस 2, ऑक्सीजन 1 प्लस 4, ठीक है। देन वी हैव
HCl प्लस AlCl3, कम ऑन, पॉज करो बैलेंस करो, पॉज करो बैलेंस करो, चलो जल्दी। यस, क्या है इसमें देखो, HCl, H एक है, H दो है, तो मैं इधर 2 लिख देता हूं, चलो कोई नहीं यार, क्यों नहीं लिख रहा तू, इधर 2 लिख दिया मान लो, ठीक है, 2 वहां लिखा है हमने, वो ऊपर नहीं लिखा जा रहा यहां पर, इसलिए मैं इसको इधर लिख रहा हूं, ठीक है। सो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। क्लोरीन कितना है यहाँ पर, क्लोरीन है 3। अब पंगा होगा, अगर इधर 3 है उधर 2 है, तो क्या करेंगे हम, वही अपोजिट नंबर्स, तो यहां पर हम क्या करते हैं, 2 कैसे हो गए, यहाँ 2 लिखा तो 2 हुआ है, तो जहां 3 है उधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जहां 2 है उधर 3 से, सो ऑलरेडी इधर मैंने 2 लिखा हुआ था, अब 3 से 2 3 6 6 हो जाएगा, तो यहां पर मैं इसको 6 लिख देता हूं, ठीक है, उस HCl वाले में 6 हो गया। सो एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पर 2, यहां पर भी हो गया 2। ऑक्सीजन कितना हो गया देखो, ऑक्सीजन यहां पर 3 है, और यहां पर भी 3 लिखना होगा, तो ऑक्सीजन 3 हो गया। अब हाइड्रोजन देखो कितना है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 6, और इधर भी 6, दैट इज बैलेंस्ड। 6 HCl प्लस Al2O3 गिविंग 2 AlCl3 प्लस 3 H2O, ठीक है। आगे देखते हैं, कम ऑन गाइस, पॉज बैलेंस, पॉज बैलेंस, क्या है देखो यहां पर, मीथेन CH4 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2O प्लस, अब यहां पर इसको मैं करने से पहले एक बात बताऊं कि ऐसे ही बैलेंसिंग नहीं आएगा, आपको ऐसे आ सकता है, मीथेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, या एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज, एड्यू मंत्रा सर्च करना यूट्यूब पर, और केमिकल फॉर्मूला बनाने आ जाएगा नाम से। आपको पता 9th में आपने पढ़ा जो क्रॉस वाला मेथड जो होता है ना, तो जैसे कि एल्यूमिनियम है Al3+ और ऑक्साइड है O2-, तो ये 3 इधर जाता है, 2 इधर आता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया Al2O3। तो ये सिस्टम पूरा मैंने बाकायदा बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है उसके थ्रू हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। आगे ये वाला हुआ, कार्बन 1 कार्बन 1, ठीक है भाई, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2, तो आई विल मेक इट 2 हियर। ऑक्सीजन कितना हो गया देखो, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4 हो गया, इधर भी क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। नाउ ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड, ठीक है। एक बार लास्ट में चेक कर लिया करो प्रॉपरली, नहीं तो फिर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाएगा तो काम गड़बड़ हो सकती है। आगे देखते हैं भाई आगे। सो यहाँ पर वी हैव HCl प्लस NaOH, मेरे ख्याल में ये कर लिया अपन ने या नहीं किया, आई डोंट नो। सो HCl प्लस NaOH गिविंग NaCl प्लस H2O, पर सर क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है यार, ये देखो, एक Cl, एक Na, एक ऑक्सीजन दोनों तरफ है, हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, 2 है, इधर भी 2 है। बहुत अच्छे ना बैलेंस या इक्वेशन को बैलेंस करते होते हैं, तो थोड़ा ध्यान दिया करो कि पहले से ही वो बैलेंस होगा, तो मेहनत मत किया करो। अच्छा ये एक और इसके जैसा है, ठीक है। कार्बन 3, मैं इधर 3 लिख देता हूँ कार्बन। हाइड्रोजन कितना यहाँ पर देखो 8, तो मैं इधर क्या करूंगा 4 लगा दूंगा, 4 2 8 हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 6 और यहाँ पर 4, कितना हो गया 10, 6 और 4 10 हो गया, तो इधर मैं 10 लिखूं क्या, नहीं 5, क्यों सर 5 2 10 हो जाएगा, सही है ना। ओके, सो इसी के साथ हमारे आज के समाचार समाप्त होते हैं, और उम्मीद है कि आपको जो आज का जो हमने फॉर्मेट की दिखाया है उसमें आपको काफी चैप्टर का बढ़िया सा आइडिया लग चुका होगा। बस आपको जरूरत क्या पड़ती है इसके बाद कि एक बार टेक्स्ट बुक से थोड़ा गो थ्रू कर लो, क्या क्या प्लस माइनस है पता चल जाएगा, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एंड देन मूविंग टू सम, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसको एक बार देख लो, या इंटरनेट के सोर्स से आप थोड़े क्वेश्चन आंसर्स देख लो, ठीक है, कि और कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं यहाँ पर और कहाँ गड़बड़ी हो सकती है। एक तो मैंने बताया फॉर्मूला आपको लिखना पड़ सकता है, मतलब दिया है आपको अमोनियम ऑक्साइड या अमोनियम क्लोराइड, तो फॉर्मूला बनाना एक इंपॉर्टेंट टास्क है, बैलेंसिंग एक पार्ट तो है ही, और इसके बाद इसके अलावा जो भी टेक्स्ट बुक के जो रिएक्शंस दिए हैं कि इस केमिकल का ये मतलब ये रिएक्शन होगा तो ये कलर का केमिकल ये फॉर्म हो रहा है, ऐसे जो भी दिए हैं टेक्स्ट बुक के वो एक बार आपको देखना जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई है, कुछ दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड इसके अलावा बस क्या, मिलते हैं अगली बार
विद अनदर चैप्टर, चाहे वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी है देखते हैं। चलो बाय बाय।